आज बात करेंगे हम श्रीलंका की। वहां राष्ट्रपति चुनाव होने हैं 21 सितंबर को और मौजूदा राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे वापस से इस दौर में शामिल हैं, लेकिन इस दफ़ा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। उनके सिर पर कांटों का ताज सजा था 2 साल पहले। हालांकि वो पहले भी लंबे समय तक वो राजनीति में रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2022 में जब अरागले प्रोटेस्ट्स की शुरुआत हुई, लोग सड़कों पर आए क्योंकि वहाँ पे भारी किल्लत हो गई थी। तेल, खाद्य सामग्री, तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, इन्फ्लेशन ने लोगों की जान ले ली थी और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया था। उसके पीछे एक फर्टिलाइज़र के प्राइसेस की भी ट्रिगर बहुत मजबूत थी। तो उसके बाद लोगों ने पूरी तरीके से जब जन आंदोलन किया तो तब के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से मजबूर हुए थे कि ना केवल पद से इस्तीफा दे बल्कि देश छोड़कर बाहर निकलें। बाद में उनकी वापसी ज़रूर हुई। उनके भाई और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से भी सत्ता से बेदखल हो गए थे। तब संसद ने भरोसा जताया था रणिल विक्रमसिंघे पर। तो आज इन चुनावों के बाद कौन कौन से मुख्य उम्मीदवार हैं, क्या कुछ यहाँ के नतीजे निकल कर आ सकते हैं और यहाँ की राजनीति और साथ ही साथ विदेश नीति की दशा और दिशा क्या हो सकती है, ये भारत के लिए बहुत मायने रखती है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यश सिन्हा जी। आप यूके में, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। 2015 में 14-15 में आप हाई कमिश्नर थे और पूर्व चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। और यश जी के ठीक पीछे दरअसल एक इंटरेस्टिंग पोस्टर है, उसकी मैं आपको झलकी भी दिखाऊंगी, जो श्रीलंका से ही उसका नाता है। जी, वो मछुआरे का है जो समुंदर में मछली पकड़ रहे हैं। ये गॉल के साउथ ऑफ गॉल एक मात्रा के पास का ये सीन, ये बड़ा फेमस एक पेंटिंग है। आप देखेंगे श्रीलंका में ये काफ़ी कॉमन है, मगर मैंने काला पोला होता है एक स्ट्रीट फेयर कोलंबो में हर साल जनवरी के महीने में, तो वहाँ पे जाके एक बडिंग आर्टिस्ट से मैंने ये ख़रीदा था और मेरी वाइफ और मुझे बहुत ये पसंद आता है ये फूड, इसलिए आप अगर आप दिखाएं तो बहुत बिल्कुल ही अच्छा जैसा दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त हमारे इस कॉन्वर्सेशन में इस तस्वीर को। तो अगर शुरुआत कर सकूं बातचीत की, जो सबसे पहला सवाल है, रणिल विक्रमसिंघे जब उनको संसद ने जिम्मेदारी दी और पिछले 2 सालों में IMF के साथ उन्होंने बातचीत की, क्राइसिस के साथ डील किया, बेल आउट की प्रक्रिया शुरुआत की, लेकिन उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा यही आरोप लगाया जा रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे वो राजपक्साज के ही कैंडिडेट हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ द राजपक्साज। क्या उस शैडो से, उस छवि से वो उभरे हैं आज की तारीख में? देखिए, ये जो चुनाव हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रणिल विक्रमसिंघे ये जो राष्ट्रपति बने और बिगर चुनाव के वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए क्योंकि आपने जो हालात 2022 में जो हुए थे आपने उसका विवरण किया था। मगर अब जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं एक इंडिपेंडेंट के हैसियत से, क्योंकि इनकी जो पार्टी है UNP, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, उनका सिर्फ एक MP था, वो खुद थे पार्लियामेंट में। मगर जो राजपक्सा के पार्टी थी SLPP, उनके काफ़ी सांसद छोड़ के रणिल विक्रमसिंघे के समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए राजपक्सा SLPP ने अपने एक उम्मीदवार नामल राजपक्सा, महिंदा राजपक्सा के जो बेटे हैं, उनको खड़ा किया है। लॉ मेकर भी हैं जी, वो भी सांसद हैं, मंत्री भी बने हुए थे वो कुछ वक्त तक। तो इसलिए अब तो वो खुद अपने बलबूते से खड़े हुए हैं। उनका जो रिकॉर्ड रहा है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, वो जो सिचुएशन था उस समय 2022 में जहाँ इन्फ्लेशन करीब क्या 50-75% इन्फ्लेशन था, हालात बहुत ही बुरे थे, लोग सड़क पर उतर आए थे। तो इसीलिए अब आप जो देखो जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक संभाला है उन्होंने, रणिल ने। मगर लोगों को आपत्ति ये है कि महंगाई है, IMF के साथ जो डील हुआ है उसका जो इकोनॉमिक रिपरकशंस है वो आम आदमी पर ज़्यादा भारी पड़ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाकी जो उम्मीदवार हैं, जो दो जो मेन कह सकते हैं, JVP के अनुराग कुमार दिसनायके और सजित प्रेमदासा, दोनों के कैंपेन में काफ़ी जोश आया है। और खैर अभी तो कहना मुश्किल है, मगर रणिल का एक तरफ रणिल का रिकॉर्ड है और दूसरा जो चेंज जो चाहते हैं लोग, ये 2 कैंडिडेट्स JVP के और SJB के
वो सामने उभर के आए हैं। रणिल विक्रमसिंघे को एक तरीके से हम जो श्रीलंका पॉलिटिशियन में वो वेटरन पॉलिटिशियन है, वहाँ पर कैट विद 9 लाइव्स के तौर पर भी देखते हैं। और इसके पहले कि मैं थोड़ा सा प्रेमदासा और दिसेनायके के प्रोजेक्ट के बारे में, उनके विजन के बारे में बात करूं, रणिल विक्रमसिंघे के लिए इस वक्त जो है, क्या आपको लग रहा है ये एक तरीके से ऑल्सो एक लास्ट इलेक्शन रहेगा जो वो लड़ रहे हैं? और अगर वो जीत कर आते हैं, क्या वो आसानी होगी जो प्रोसेस उन्होंने शुरुआत की थी IMF के डेट्स को लेकर, एक वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उस प्रोसेस में? देखिए, कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो पॉलिटिशियन को तो आप कभी कह नहीं सकते हैं कि वो लास्ट इलेक्शन है या नहीं, मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये तीसरी बार ये कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2 बार हार चुके थे, एक बार चंद्रिका से हारे, एक बार महिंदा राजपक्सा से हारे, और 75 साल इनकी उम्र है। तो मैं तो समझता हूँ कि जहाँ तक राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन है, ये शायद इनका आखिरी मौका है। जहाँ तक कंटिन्यूटी का सवाल है, अगर वो खुद आएंगे तो, अगर वो खुद जीतेंगे तो ज़रूर कंटिन्यूटी होगी। IMF के साथ एक डील है, $3 बिलियन का करीब तकरीबन डील है, और वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हुआ है इकॉनमी। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर वो री इलेक्ट हो गए या इलेक्ट हो गए और राष्ट्रपति बनते हैं तो ये कंटिन्यूटी रहेगी। बाकी 2 कैंडिडेट्स के विजन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर थोड़ा ये जो हमारे प्रेमदासा जो हैं वो और विक्रम सिंह में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी में थे पहले, तो थोड़ा हल्का सा नुआंसेस में फ़र्क है, मगर उनके जो एजेंडा है, मगर पॉलिसी शायद वही रहे। दिसेनायके एक डार्क हॉर्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी उनका कैंपेन मजबूत चल रहा है, उनका जो विज़न है वो थोड़ा हट के। और दिसेनायके और साजिद प्रेमदासा की अगर हम बात करें, ये लेट 50s में हैं दोनों, लेकिन दिसेनायके खास करके जो है करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो एक वो द फैक्ट कि वहाँ पे भी क्विंटेसेंशियल आउटसाइडर्स की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो एक सरनेम के प्रति एक फटीग है, राजपक्सास को लेकर, डिनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर जो फटीग है, तो उसमें आपको लग रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार के मसले पर जोर दे रहे हैं दिसेनायके, ये रेजोनेंस फाइंड करेगा पीपल के साथ में? ज़रूर, क्योंकि आप देखें JVP, ये जो आरागले जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें JVP काफ़ी आगे था, और अनुराग कुमार दिसेनायके खुद एक लीडर थे, उस JVP के तो लीडर थे ही, तो इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट के खिलाफ था। तो इसीलिए वो जो रेजोनेंस पब्लिक में है वो, और उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सरकार जो अभी चल रही है वो तो खैर डायनेस्टी तो नहीं कहेंगे, मगर वो पुराने लोग हैं, चेंज नहीं होगा। ये दिसेनायके चेंज के मुद्दे पे आगे खड़े हुए हैं, और एंटी करप्शन तो ही, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो उनका है, उनका मेन पॉइंट एजेंडा वही है। तो शायद वो रेजोनेंस ज़्यादा हो उनका वोटर्स के साथ। थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को ये भी समझा सकें कि श्रीलंका के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कितनी डिफरेंट है इंडियन प्रोसेस से, और कितना कैंपेन जो है वो अपने आप में अलग होता है, या कुछ साउथ एशियन आइडेंटिटी की जो सिमिलैरिटीज़ हैं जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो वो नज़र आते हैं? देखिए, प्रोसेस तो काफ़ी फ़र्क है उनका जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, और उनका कैंपेन भी थोड़ा फ़र्क रहता है। सिमिलैरिटीज़ तो होते हैं ज़रूर, जो कैंपेन स्टाइल में पूरे साउथ एशिया में आप देखो तो सिमिलैरिटीज़ वैसे हैं, मगर सिस्टम एकदम अलग है। और इनका सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि अभी तक जितने प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ही पे चुने गए हैं, मगर अब ये संभावना है कि अगर प्रेसिडेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस, जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको 50% ना मिले, +1 अगर 50+1 अगर नहीं मिले तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाएंगे, अब सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस पे। अब अभी तक जो हुआ है, लोग अभी तक पहली बार ऐसा होगा अगर हुआ तो, कि ये सेकंड प्रेफरेंस पे जाए, थर्ड प्रेफरेंस वोट पे जाए। तो इसलिए किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। और जो इलेक्टरेट है, जो वोटर है, आज तक वो सिर्फ एक क्रॉस करके फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिकेट करता था या करती थी। अब है कि अगर आप क्रॉस कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही वोट माना जाएगा, और आप खाली छोड़ देंगे सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस, तो वो बड़ा मुश्किल होगा डिटर्मिन करना। इसलिए अब क्या ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं, कि कितने हैं, 39 कैंडिडेट हैं वहाँ पर, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने वोटर या सपोर्टर्स को कहेंगे कि भाई सेकंड प्रेफरेंस इनको वोट देना या इन
थर्ड प्रेफरेंस इनको वोट देना, क्योंकि अगर वो हो, अगर तभी आप डिटर्मिन कर पाएंगे सेकेंड काउंट में कि कौन जीता है। क्योंकि क्या सिस्टम है कि जैसे अब 39 कैंडिडेट हैं, तो पहले काउंट में सिर्फ 2, उसके बाद जो रिजल्ट आएगी, नतीजे आएंगे, सिर्फ 2 उम्मीदवार बचेंगे जो टॉप 2 उम्मीदवार, और फिर सेकंड और थर्ड वो प्रेफरेंस वोट टैली होगा। इसलिए काफ़ी हट के ये इनका सिस्टम है, और देखना होगा कि अगर ये सेकंड प्रेफरेंस वोट पर जाए तो क्या नतीजा होगा, और नतीजे क्या आते हैं उस पर कितना कुछ निर्भर रहेगा, कितना कुछ अलग हो सकता है। जहाँ तक नई दिल्ली और कोलंबो के बीच रिश्तों का सवाल है, क्या बहुत ज़्यादा अलग पॉलिसीज़ होंगी। हम जिन 3 नमाल राजपक्षा के तो खैर इस वक्त चांसेस नहीं लग रहे हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से जो परिवार के लोग बिखर गए थे उनको कंसोलिडेट किया जाए उनकी कैंडिडेसी के तहत, लेकिन कितना अलग रहेगा भारत को लेकर विजन इन कैंडिडेट्स का। देखिए, जहाँ तक रणनील विक्रमसिंघे का सवाल है, हम जानते हैं वो उनके पॉलिसीज़ क्या हैं, और वो काफ़ी हद तक भारत के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब आप भूलें ना, जो भी आए सरकार में, कि इंडिया ने $4 बिलियन दिया 2022 में सिर्फ, और अगर आप टोटल देखें असिस्टेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन है तकरीबन 8 बिलियन है। कोई ऐसा देश नहीं है जो श्रीलंका को इतने हद तक मदद किया हो, और वो भी संकट में, जब ये अरागलिया हुआ। और सपोर्ट लेटर्स भी दिए हम लोगों ने IMF, इसीलिए क्योंकि हमने डायरेक्टली भी सपोर्ट किया और IMF को सपोर्ट लेटर दिया उनका डेट रीशेड्यूलिंग में। जापान और फ्रांस के साथ मिलकर हमने काफ़ी इनकी मदद की। इसीलिए जो भी सरकार आएगी, वो हम निर्भर, तो मैं नहीं कहूँगा कि हम पर निर्भर रहेगी, पर हमारे साथ नज़दीकी ताल्लुकात रखेंगी और हमारे साथ काम करेंगे, तभी उनकी भी प्रोग्रेस या उनकी उन्नति ऐसे होगी। क्योंकि भारत जो है, अभी आप देख लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है, और हमारे नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी देश है, उनको फ़ायदा होता है अगर हमारे साथ मिलजुल के काम करें, और श्रीलंका को ये पता है। और जहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि सजित प्रेमदासा जी ने भी कहा है कि वो भारत के साथ ही काम करेंगे, और IMF के साथ भी उनका रुख वही रहेगा कि भाई IMF के साथ जो लोन आया है। दिसनाय के जो हैं उनका थोड़ा फ़र्क है, हट के है, वो एक वामपंथी पार्टी के हैं, एक इनकलाबी पार्टी के हैं। आपको याद होगा 1987-89 में वो बड़ा इंसरेक्शन हुआ था, आर्म्ड इंसरेक्शन हुआ था। तो अब वो उभर के आए हैं लीडिंग कैंडिडेट्स में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो पॉलिसीज़ क्या होगा, लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि IMF से रीनेगोशिएट करेंगे। तो ये थोड़ा सा किसी को पता नहीं क्या होने वाला है अगर वो जीत के आए तो। मगर जहाँ तक भारत के साथ संबंध के है, वो आए थे यहाँ फरवरी में और हमारे नेताओं से मिले थे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स तकरीर दिए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, और वो समझते हैं कि भारत के साथ, इंडिया के साथ काम करना है उनको। तो हमें लगता है कि अगर विक्रमसिंघे या प्रेमदासा आए तो जो अभी चल रहा सामान्य स्थिति रहेगा। जहाँ तक दिसनाय के आएंगे उनका थोड़ा फ़र्क है, हमें देखना पड़ेगा कहाँ उनके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे वो करेंगे तो काम करेंगे। पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जो उनके स्टेटमेंट्स अभी तक जो आए हैं वो काफ़ी मैच्योर और काफ़ी समझबूझ के कि क्या वहाँ पर माहौल क्या है और भारत का क्या रोल है वो समझते हैं। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक, जहाँ तक राजपक्सास का सवाल है, उनके साथ अब जो महिंदा राजपक्सा कभी रणनीतिकार थे, सिविल वॉर को एंड करने वाले, राष्ट्रपति भी रहें, प्रधानमंत्री भी रहें, उनके भाई गोटाबाया राष्ट्रपति रहें, एक और बेसिल राजपक्सा भी कैबिनेट में रहें। राजपक्सास को लेकर आज की तारीख में वो श्रीलंका में अब कितने सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट प्लेयर्स इस वक्त हैं? उसका जवाब आपको मिल जाएगा 21 को, क्योंकि मैं समझता हूं कि नामल की जो कैंडिडेसी है, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं अपने पार्टी के, ये एक ट्रायल बलून है देखने के, क्योंकि अभी संसदीय चुनाव भी होने वाले हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, इसके बाद कब होगा वो तो फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। मगर ये एक जो सिन्हला वोट बैंक है, जो सिन्हला बुद्धिस्ट वोट बैंक, जो राजपक्सा के साथ हरदम रहा है या काफ़ी सालों से रहा है। 2015 में मैं था वहाँ पर जब
वो हार गए थे महिंदा राजपक्सा, मगर अब अराग्लिया के बाद जब काफ़ी एंटी उनके खिलाफ, राजपक्सा परिवार के खिलाफ, गोटाबाया के खिलाफ, महिंदा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये अब देखने लायक कि 2 साल में क्या उनका जो सपोर्ट बेस है, स्पेशली साउथ में जो उनका सपोर्ट बेस है, कितने हद तक इंटैक्ट है या नहीं है। तो जो नॉर्मल वोट पोल करेंगे, जो वोट लाएंगे, उससे साफ हो जाएगा कि क्या राजपक्सा का नाम, राजपक्सा परिवार का नाम क्या अभी भी भारी है वहाँ पे, क्या अभी भी लोग वोट देते हैं राजपक्सा के नाम पे या नहीं, वो पता चल जाएगा। 2022 में मैं कोलंबो में मौजूद थी उन प्रोटेस्ट्स को कवर करने के लिए, और बड़े दिलचस्प नज़ारे थे, क्योंकि पूरे गोल्फ फेस में जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की झलकियाँ नज़र आती हैं, डेवलपमेंट हो रहा था। कोलंबो पोर्ट नज़दीक में है जो चाइना डेवलप कर रहा है, और गोटागोगामा विलेजेस जो वहाँ पे पूरे गोल्फ फेस में बनाए गए थे, जगह जगह आपको सारे स्लोगन स्क्रिबल नज़र आते थे कि बेसिकली गोटाबाया राजपक्सा जो है वो देश छोड़कर चले जाएं, वो राष्ट्रपति भवन से छोड़कर चले जाएं। और पिछले दिनों आपने बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें देखी, शेख हसीना के आधिकारिक निवास के बाहर, गौरव भवन के बाहर, उसके पहले श्रीलंका में उस तरह की इमेजेस नज़र आई थी जब आम लोगों ने धावा बोला था, जाकर जो सामान थी वो सामान लेकर आ गए थे, लूटपाट की तस्वीरें आई थी। जो पूर्व और नॉर्थ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, खास करके तमिल माइनॉरिटीज़ की, उनके लिए व्हाट इज़ एट स्टेक, क्योंकि इस बार ऐसा भी नहीं है कि उनके बहुत सारे कोई प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हों, वो माइनॉरिटीज़ का जो मसला है या इंक्लूजन, हम 13+ अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये मसले कितने प्रोमिनेंटली हैं इन चुनावों में? देखिए, अभी तो जहाँ तक मुझे मालूम है, ज़्यादातर माइनॉरिटी सपोर्ट प्रेमदासा के साथ है। जो पार्टीज़ हैं उन्होंने जो प्लेज किए हैं सपोर्ट, चाहे वो अप कंट्री तमिल्स हों, इंडियन ओरिजिन तमिल्स हों, या नॉर्थ और ईस्ट के तमिल्स हों, उनका अपना एक नॉर्थ में कैंडिडेट भी है, मगर मैं नहीं समझता कि वो कैंडिडेट एक सीरियस कैंडिडेट है जो ज़्यादा वोट खींच सकेगा तमिल वोट। तो मैं समझता हूँ, और विक्रम सिंघे के साथ हरदम पास्ट में माइनॉरिटीज़ ने उनको सपोर्ट किया है, तो ये देखने लायक होगा कि माइनॉरिटी वोट किस तरफ जाएगा। एक ब्लॉक में तो नहीं जाएगा, ज़रूर स्प्लिट ज़रूर होगा वोट, क्योंकि एक तो उनका अपना कैंडिडेट है तमिल के नॉर्थ में, और ये 2 कैंडिडेट जो हैं जो 13th अमेंडमेंट के बारे में बात भी किया इन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट। तो देखते हैं किस तरफ जाएगा। और हमें लगता है कि जो 2 मेन कैंडिडेट हैं माइनॉरिटी, प्रेमदासा जो कहते हैं कि ज़्यादातर सपोर्ट उनको मिल रहा है, जो इस्टेब्लिश्ड तमिल और मुस्लिम पार्टीज़ हैं, और विक्रम सिंघे जो ट्रेडिशनली उनको वोट मिलता था तमिल्स का और मुस्लिम्स का, तो ये वोट हमें लगता है ये 2 कैंडिडेट्स प्रिंसिपल जो हैं उनको जाएगा, और बटेंगे ज़रूर, मगर यही 2 कैंडिडेट्स हैं जो अट्रैक्ट कर पाएंगे माइनॉरिटी वोट। एंड फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि जो श्रीलंका की बात पिछले कई सालों में हुई है, भारत के लिए बड़ी चिंता की बात हमेशा से रही है, जो चाइना कार्ड की हम बात करते हैं, चाइना कार्ड प्ले करना, चाइनीज़ शिप्स का आके डॉक करना, सबमरीन्स का आके डॉक करना। आपने जिस तरीके से बताया कि भारत ने जिस तरीके से हेल्प किया इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस में अलग अलग स्तर पर श्रीलंका को, क्या कुछ बदला है व्हेन इट कम्स टू श्रीलंकन पार्टीज़? आज की तारीख में श्रीलंका के राजनीतिज्ञ कैसे देख रहे हैं रिश्तों को, फ्रॉम अ चाइना लेंस, फ्रॉम एन इंडिया लेंस? क्या उसमें कोई बदलाव नज़र आ रहा है आपको? ज़रूर, मुझे लगता है बदलाव तो है। आप देखिए, पूरे पड़ोस में, भारत के पड़ोस में ये माहौल बिगड़ा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हो या म्यांमार हो। आपने बांग्लादेश की जिक्र की, नेपाल में भी थोड़ा इंस्टेबिलिटी था, मालदीव में भी खैर चुनाव हुआ था, एक नई पार्टी उभर के आई। तो हम समझते हैं कि जो भी आएगा श्रीलंका में, हमारे साथ जो ताल्लुकात रहेंगे अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक तो जो हिस्ट्री आपने कहा, जो हमने मदद किया, दूसरा हमें भी समझना चाहिए कि भाई ये हमारे पड़ोस में देश हैं, मगर ये इनको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए मदद चाहिए, और सिर्फ भारत, इंडिया तो मदद नहीं कर सकता, और भी देश है, और चीन तो है ही। और देखिए, श्रीलंका और चीन के साथ भी बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, ये नहीं कि अभी से, ये राजपक्सा ही के टाइम से। हाँ, राजपक्सा के टाइम में वो मजबूत हुए। आपने सबमरीन्स का बात किया, मैं था उस समय सितंबर 2014 में, जब आबे साहब लैंड कर रहे थे तो चाइनीज सबमरीन आ गया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि
चीन है वहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट्स किया है। अब वो दूसरी बात है कि जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किया है वो वाइट एलिफेंट्स हैं, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो या वो क्रिकेट स्टेडियम हो जहाँ या मातला एयरपोर्ट हो। अब आप देखिए मातला एयरपोर्ट पे सुन रहे हैं कि कोई इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन कर रहा है वहाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चीन हरदम वहाँ है, माने चीन रहेगा वहाँ पर और उसमें कोई बुरी बात नहीं है वो रहे, मगर हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए श्रीलंका एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, हमारी सॉफ्ट सदर्न अंडरबेली जैसा है। और वहाँ पर अगर कोई इंस्टेबिलिटी हो या वहाँ पे कोई इनमिकल फोर्सेस आएँ तो ऑब्वियसली हमारे लिए चिंता की विषय बन जाती है। मैं समझता हूँ कि जो भी जीतेगा ये ज़रूर ख्याल रखेगा कि इंडिया का जो सिक्योरिटी है उसके खिलाफ कुछ नहीं करना है। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी सबसे ज़रूरी बात है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया प्रोटेस्ट में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन पर लाठियां चली, जिन्होंने वायलेंस फेस किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड जाने को भी मजबूर हुए, यंग लोग बाहर आए थे, उनकी दिक्कतें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन मुश्किलात अभी भी बहुत सारी जारी हैं। अगर नतीजे साफ रहें तो 21 सितंबर रात तक पता चल जाएगा कि नए राष्ट्रपति कौन होंगे। नहीं साफ रहे, सेकंड प्रेफरेंस पर गया तो शायद 22 तारीख तक पता चले कि किसके सिर पर बैठेगा एक तरीके से ये कांटों का ताज। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए नमस्कार, आदाब, शुक्रिया।